बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा 18th लेक्चर होगा मैकेनिक्स 2 का, और इसमें हम स्टडी करेंगे द मोशन ऑफ गायरोस्कोप्स एंड टॉप्स। इनिशियली हम जो है वो टॉप की एग्जांपल लेंगे और फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ गायरोस्कोप मोशन। सबसे पहले हमें इन फिगर्स पे फोकस करना होगा। लेट ये हमारे पास कोई फिगर है, इसमें हम देख सकते हैं ये टॉप जो है वो रोटेट कर रहा है, स्पिन कर रहा है अबाउट दिस एक्सिस। अब ये जो एक्सिस है इसको हम मार्क कर देते हैं कि ये जी एक्सिस है। ये क्या है? जी एक्सिस है। अब जब ये टॉप रोटेट करता है ना, तो इसकी दो तरह की जो है वो स्पिन मोशन जो है वो एक वक्त में हो रही होती है। एक क्या होती है? एक ये होती है कि ये स्पिन कर रहा होता है अपने सिमेट्री एक्सिस के अराउंड। टॉप क्या है? स्पिन कर रहा होता है अपने सिमेट्री एक्सिस के अराउंड, और साइमल्टेनियसली जो सिमेट्री एक्सिस होता है टॉप का, वो एक और फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड जो है वो रोटेट कर रहा होता है। अब ये सिमेट्री एक्सिस की रोटेशन किसी दूसरे एक्सिस के अराउंड, किसी दूसरे फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड जो रोटेशन है, इसको कहते हैं प्रीसेशनल मोशन। ठीक है, तो इसको अब हम देखेंगे और देखेंगे कि ये प्रीसेशनल मोशन की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी क्या वैल्यू होगी, वो कैसे हम डिराइव करेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो इसको अगर हम एग्जांपल को थोड़ा सा यहाँ पे इलेबरेट करें, इस टॉप की एग्जांपल को, तो हम देखते हैं कि ये वो फिक्स्ड एक्सिस है जिसको हम जी एक्सिस कह रहे हैं। अब जब टॉप जो है वो प्रीसेशन में एंगेज्ड है, प्रीसेशन, तो आप एज्यूम कर लें कि ये टॉप एक वक्त में ऐसे भी होगा। ठीक है, फिर दूसरे एंड पे इसी तरह नजर आएगा, फिर किसी और एंड पे इस तरह। ये ऑल अराउंड द फिक्स्ड एक्सिस, ये जो जी एक्सिस है, ये इस तरह से प्रीसेशनल मोशन में इन्वॉल्व होगा। अब जब ये इस पोजीशन में है, टॉप जब इस पोजीशन में है, तो हम कहते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे लग रही होगी उसको कहेंगे mg फोर्स है, और वो डाउनवर्ड होगी। और उसकी जो यहाँ पे आप कह सकते हैं टिप है जो टॉप की, इस पे एक और फोर्स लग रही होती है जिसको कहते हैं ये नॉर्मल फोर्स है, और ये अपवर्ड होगी। अब ये दो फोर्सेस साइमल्टेनियसली एक्ट कर रही है, एक ये नॉर्मल फोर्स, एक ये ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो रेडिश नजर आ रहा है इसको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है पोजीशन ओ से, पॉइंट ओ से सेंटर ऑफ मास का, इसको आर मार्क कर देते हैं। और जब हम देखते हैं कि दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक तो ये नॉर्मल फोर्स है, ये क्योंकि पॉइंट ओ से पास हो रही है ये फोर्स, तो इसकी वजह से कोई टार्क नहीं होगा, इसकी वजह से कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा। टर्निंग इफेक्ट अगर हमने कैलकुलेट करना है तो वो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसकी वजह से हो सकता है। क्योंकि इसका यहाँ से एक डिस्प्लेसमेंट हमें नजर आ रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड। वो क्या है डिस्प्लेसमेंट? ये जो पिवट पॉइंट है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई कर रहा है, इससे एक डिस्प्लेसमेंट है आर डिस्प्लेसमेंट, इसको कह देते हैं। तो वो जो आर क्रॉस एफ लगा के हम टार्क फाइंड करते हैं, तो उस तरह से हम इसका टार्क कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें भी। अब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जो प्लेन बन रहा है आर और एफ का, वो अगर हम देखें तो वो आर इस डायरेक्शन में है, एफ इस डायरेक्शन में है, तो ये बिल्कुल ये वाला प्लेन बनेगा, ये वाला प्लेन बनेगा। और जो टा होगा, टा इस प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा। टा क्या होगा? इस प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा।
तो इस तरह से हम ये येलोइश लाइन को जो कह सकते हैं, जो कि परपेंडिकुलर होगा आर और एफ के, एफ क्या है, एम जी, आर और एम जी के प्लेन पे वो ये टॉप वेक्टर है, और इसको कहते हैं दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री ऑन दिस प्लेन विच इज बीइंग कंस्टिट्यूटेड बाय आर एंड एम जी फोर्स। सो ये टा की डायरेक्शन है। अब जब ये इस तरह से स्पिन कर रहा है इस पॉइंट पे जब ये अपने सिमेट्री एक्सिस के अराउंड इस तरह से स्पिन कर रहा होगा, तो राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। राइट हैंड रूल जब हम अप्लाई करेंगे तो इसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो डायरेक्टेड होगा अलोंग दिस डायरेक्शन। अगर ये इस तरह से क्या कहेंगे, ये कौन सी काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगेज्ड है, अगर ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगेज्ड है इसी पोजीशन पे, तो ये एल जो है ये राइट हैंड थंब की डायरेक्शन में होगा, और वो राइट हैंड जो है उसका थंब इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा जब हमारी राइट हैंड की फिंगर्स जो है वो कर्ल कर रही होंगी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो हमने देख लिया यहाँ पे कि एल की क्या डायरेक्शन है, टा की क्या डायरेक्शन है, कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं इस पे। दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। सेंटर ऑफ मास कहाँ है, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना है ओ से, पिवट पॉइंट से। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। अब इसी को पहले हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर इसको हम फर्दर इलेबरेट करेंगे बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ गायरोस्कोप। A top rotates about its axis of symmetry। ये कौन सा एक्सिस होता है, जो उसकी बॉडी के सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास हो रहा होता है, उसको कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। और ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है ये ज्योमेट्रिकल एक्सिस, ज्योमेट्रिकल जो उसका सेंटर होता है उसके थ्रू पास हो रहा होता है। A top rotates about its center of about its axis of symmetry as shown in figure 1. If the top spins rapidly, the symmetry axis rotates about z axis sweeping out a cone। अब ये वो बात है जिसकी हम कह रहे हैं कि ये प्रीसेशनल मोशन है। वो क्या है कि जब टॉप जो है वो तेजी से स्पिन कर रहा होता है। तेजी से क्या मतलब है, इसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा, वो बहुत ज्यादा होती है। ओमेगा क्या है, बहुत ज्यादा होती है। जब वो तेजी से स्पिन कर रहा होता है तो वो साथ ही एक और एक्सिस के अराउंड भी उसका सिमेट्री एक्सिस जो है वो रोटेट करेगा। उस मोशन को कहते हैं कि ये प्रीसेशनल मोशन है। और वो जो एक्सिस जिसके अराउंड उसका सिमेट्री एक्सिस रोटेट कर रहा है उसको हम कह देते हैं ये जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अब ये इसका सिमेट्री एक्सिस है। अब ये ऐसे 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 इसके अराउंड जो है वो रोटेट करता रहेगा, ठीक है ना। ये एक्सिस कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, तो ये इस तरह से रोटेट करता जाएगा इसके अराउंड, ठीक है। तो अब दो तरह की रोटेशंस हो रही है बेसिकली। एक ये है कि ये टॉप अपने सिमेट्री एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है। दूसरी रोटेशन क्या हो रही है, दूसरी ये है कि इसका जो सिमेट्री एक्सिस है वो इस फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है, सी एक्सिस जिसको कह रहे हैं फिक्स्ड एक्सिस। The top spins rapidly and its symmetry axis rotates about a fixed axis which is C axis, and the symmetry axis sweeps out a cone about that fixed axis which is the Z axis. This example can be shown in figure 2. The motion of the symmetry axis about the vertical fixed axis जिसको हम कह रहे हैं Z axis, जिसको हम कह रहे हैं, is known as precessional motion। अब उस सिमेट्री एक्सिस की जो मोशन है वर्टिकल एक्सिस के अराउंड उसको प्रीसेशनल मोशन का नाम दे रहे हैं हम। और ये जो है ये बहुत कम होती है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है बहुत कम होती है। किस फ्रीक्वेंसी से, जिस फ्रीक्वेंसी से टॉप जो है अपने सिमेट्री एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि टॉप की रोटेशनल फ्रीक्वेंसी अबाउट इट्स ओन सिमेट्री एक्सिस इज much more greater than the rotational frequency
of the symmetry axis about the fixed axis, about the vertical axis. Okay, and is usually slow relative to the spinning motion of the टॉप. अब ये प्रीसेशनल जो फ्रीक्वेंसी है प्रीसेशनल मोशन की, ये बहुत कम होगी किससे, स्पिन मोशन जो टॉप की होगी अपने अपने सिमेट्री एक्सिस के अराउंड. ओके, एज द सेंटर ऑफ मास इज नॉट directly above the pivot point O and the net torque is acting on the top about an axis passing through O, a torque will result from the gravitational force mg. अब ये हम देख रहे हैं कि दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं इसमें. एक ये n फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है, दूसरी ये mg फोर्स है. n फोर्स जो है वो पिवट पॉइंट O के थ्रू पास हो रही है, तो इससे कोई टॉर्क नहीं प्रोड्यूस होगा. mg फोर्स जो है ये पिवट पॉइंट से पास नहीं हो रही है, इसका एक परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट है पॉइंट O से, और इसको कह देंगे कि ये फोर्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल होगी किसी भी तरह के टार्क की जनरेशन के. अब ये अगर कोई टार्क यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है, दैट इज ऑल ड्यू टू दिस सिंगल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स. द टार्क विल रिजल्ट फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फोर्स mg. m is the mass of the top, g is the gravitational acceleration caused by the gravitational force. The top would certainly fall over if it were not spinning. अब ये जो gravitational force लग रही है, मुसलसल लगे जा रही है टॉप पे, अगर टॉप स्पिन ना कर रहा होता तो ये इस फोर्स की वजह से गिर जाता. टॉप क्या है, इस फोर्स की वजह से गिर जाता, लेकिन वो क्योंकि स्पिन कर रहा है तो ये फोर्स जो है वो उसको गिराने में कामयाब नहीं हो रही है. जब तक ये स्पिन मोशन एग्जीक्यूट करता रहेगा ये फोर्स उसको गिरा नहीं पाएगा. ड्यू टू स्पिनिंग मोशन इट हैज एन एंगुलर मोमेंटम L डायरेक्टेड अलोंग इट्स सिमेट्री एक्सिस. तो हमने देखा कि इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा L, दैट विल बी डायरेक्टेड अलोंग द thumb of the right hand, while our fingers of the right hand will be curling in the mode of spinning, mode of rotation. अगर ये काउंटर क्लॉकवाइज होगा तो फिर हमारी फिंगर्स जो होंगी राइट हैंड की वो काउंटर क्लॉकवाइज मोड में कर्ल करेंगी, और उस वक्त हमारा थंब जो है वो इस डायरेक्शन में पॉइंटेड होगा, और ये डायरेक्शन जो है इसको कह देंगे ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी की भी यही डायरेक्शन है, और एंगुलर जो मोमेंटम है उसकी भी यही डायरेक्शन है. Due to spinning motion, it has an angular momentum L directed along its symmetry axis. Okay, ये कैसे हमने पता चला है? By application of right hand rule. The essential features of precessional motion can be illustrated by considering the simple gyroscope shown in figure 3. अब ये gyroscope है, इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसका ये पिवट पॉइंट मान लेते हैं, पॉइंट O है. अब ये एक रिंग सा है और दूसरा रिंग ये है, ठीक है. अब यहाँ पे जो ये मोशन गैरोस्कोप एग्जीक्यूट कर रही है वो किस तरह से है कि ये इस तरह से ये वाला रिंग जो है, ये वाला रिंग, ये आउटर रिंग, ये ऐसे रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अराउंड. ये जो एक्सिस हमें नजर आ रहा है इसके अराउंड ऐसे रोटेट कर रहा है. ये एरो हमें नजर आ रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बता रहा है, ठीक है. अब ये गैरोस्कोप है और इसका ये आउटर रिंग जो है जिसकी ये क्लिप्स हमें यहाँ पे पिन्स नजर आ रही हैं, ये ऐसे रोटेट कर रही हैं, ऐसे रोटेट कर रही है इस एक्सिस के अराउंड, ठीक है. अब ये पॉइंट O मान लेते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा. अब पॉइंट O से सेंटर ऑफ मास का जो फासला है वो हम RCM ले रहे हैं.
RCM, ठीक है। अब यहाँ पे एक फोर्स N फोर्स लग रही है, नॉर्मल फोर्स, और यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पे एक और फोर्स लग रही है, वो कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे हम ले रहे हैं जिस तरह हम टॉप की मोशन को डिस्कस कर चुके हैं। अब ये आप इसमें बैक सीन में देख सकते हैं, ये गैरोस्कोप है और यहाँ यहाँ इसका सेंटर ऑफ मास है जो कि RCM डिस्प्लेसमेंट पे है फ्रॉम पॉइंट O। तो अब हम देखते हैं कि क्योंकि ये डायरेक्शन है किसकी? रोटेशन की, तो किसी एक पॉइंट पे हम कह देते हैं, यहाँ इस पॉइंट पे जब जब ये रोटेशन ऐसे हो रही है, किसी एक पॉइंट पे हम मार्क कर देते हैं, यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू Li है, और यहाँ जो एंगुलर मोमेंटम है इस पॉइंट पे उसकी वैल्यू जो है वो Lf है। Lf एंगुलर मोमेंटम इज Li एंड Lf। अब हमारे पास ये R है, ये फोर्स है, ये R है, R वेक्टर है और ये फोर्स वेक्टर है। अब इनकी जो प्लेन बनेगी ना, इनकी जो प्लेन बनेगी, टा जो है वो उस पे परपेंडिकुलर होगा। तो ये टा जो है उस पे परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में हमने जो है मार्क कर दिया, क्योंकि एन फोर्स जो है वो कोई टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगी। द ओनली फोर्स विच कैन कॉज एनी टर्निंग इफेक्ट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो mg फोर्स है। अब ये mg फोर्स आ गई यहाँ पे, ये RCM जो है ये पोजीशन वेक्टर है किसका? सेंटर ऑफ मास का विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट O। तो R क्रॉस mg या R क्रॉस f ये टा देगी, और टा की जो डायरेक्शन होगी वो उसके परपेंडिकुलर होगी किसके? वो प्लेन जो R और mg से बन रही है। अब ये टा उस पे परपेंडिकुलर आ गया। अब दूसरी क्या चीज रह गई? दूसरी ये है कि यहाँ पे हमने कहा कि ये Li है, ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे है और यहाँ पे फाइनल एंगुलर मोमेंटम है। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिफरेंस होगा ना वो DL कह लेते हैं। DL जो चेंज आई है मोमेंटम में, वो हमने यहाँ पे इसको रीअरेंज किया है। इसी डायग्राम को जरा सिंपल वे से हमने इसको एक्सप्रेस किया है। इसको थोड़ा सा हम टिल्ट दे के यहाँ ले आए हैं। ये टा जो है ये हमें इस पोजीशन में नजर आ रहा है, ये दो वेक्टर्स जो हैं वो हमें इस पोजीशन में नजर आ रहे हैं, थोड़ा क्लियर हो गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ जब हम कहते हैं कि ये Li से Lf हुआ है ना एंगुलर मोमेंटम, तो ये जो चेंज आई है वो DL है। DL इज द चेंज, मीन्स आप कह सकते हैं Li प्लस DL इज Lf। और ये d थीटा जब DL चेंज आई है एंगुलर मोमेंटम में, उस वक्त जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है दैट इज d फाई। यहाँ पे हम देख सकते हैं d फाई इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट covered when the change DL has occurred in the angular momentum। अब एंगुलर मोमेंटम इनिशियली Li था, DL चेंज अकर हुई है तो Lf हो गया है, और ये d फाई जो है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अब ये टा है हमारे पास, इसको कह देते हैं ये टा है। एंगुलर क्या है? टार्क। टार्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन formed by R and mg। ये दो एक फोर्स है, दूसरा ये पोजीशन वेक्टर है किसका? सेंटर ऑफ मास का। तो इस इन दो वेक्टर्स का जो प्लेन बनेगा उस पे ये परपेंडिकुलर रहेगा, ये वेक्टर टा वेक्टर जो है उस पे परपेंडिकुलर रहेगा। अब हम इसी चीज को लेके आगे डिस्कशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्या है वहाँ? फिगर 3 हमने देख ली, हमने अंडरस्टैंड कर ली क्या गैरोस्कोप किस तरह से मूव कर रही है, उसके रिंग्स किस तरह से मोशन में है, रोटेशनल मोशन में है। तो हम कहते हैं द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द गैरोस्कोप आर शोन इन फिगर 4। कौन कौन सी है? द डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग अपवर्ड एट O। एट O कहने का मतलब यह है कि इसकी लाइन ऑफ एक्शन, नॉर्मल फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो पॉइंट O से पास हो रही है। जो पॉइंट O से पिवट पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन पास होगी वो कभी भी टार्क जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। टार्क अगर है तो वो सिर्फ एक ही फोर्स है, और वो कौन सी फोर्स हो सकती है? वो सिर्फ और सिर्फ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हो सकती है। द नॉर्मल फोर्स प्रोड्यूसेस नो टार्क अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द पिवट पॉइंट। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है
वो पास हो रहा है कहाँ से, पिवट पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है, और नॉर्मल फोर्स जो है वो भी पिवट पॉइंट के थ्रू पास हो रही है। तो मोमेंट आर्म नहीं होगा, इसका मोमेंट आर्म जीरो होगा, तो फिर ये टार्क भी नहीं दे पाएगी। द पिवट पॉइंट, बिकॉज इट्स मोमेंट आर्म थ्रू दैट पॉइंट इज जीरो। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका टार्क हम कैसे एस्टिमेट करते हैं, द ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूसेस अ टार्क टा इक्वल टू आर क्रॉस एफ, और एफ क्या है यहाँ पे, एम जी, और आर क्या है, दिस इज द position vector representing the position of center of mass with respect to pivot point O. So tau will be cross product of these two vectors. The torque will be about the axis passing through O, where the direction of tau is, ये डायरेक्शन जो होगी टा की वो क्या होगी, उस प्लेन पे परपेंडिकुलर होगी जो इन दो वेक्टर्स से बन रहा होगा, आर और एम जी वेक्टर से, perpendicular to the plane formed by R and NG. The vector ta lies in a horizontal xy plane perpendicular to the angular momentum vector. पता है हमें कि ये उस पे perpendicular होगा. The torque and angular momentum of the gyroscope are related by. और अब हम टा को एंगुलर मोमेंटम ऑफ गायरोस्कोप से रिलेट करने जा रहे हैं। ये हमें अंदाजा है कि टाइम डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो एक्सटर्नल टार्क के बराबर होता है। टाइम डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या होता है, टोटल एक्सटर्नल टार्क या नेट टार्क जो बॉडी पे एक्ट कर रहा होता है उसके बराबर होता है। सो हम कहेंगे समेशन टा एक्सटर्नल इज इक्वल टू टाइम डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और जब जब ये टार्क नॉन जीरो होगा उस वक्त हम कहेंगे कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व नहीं है, ये चेंज हो रहा है। जैसे कोई नेट फोर्स एक्ट करती है बॉडी पे तो उसका लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व नहीं रहता है, इसी तरह जब नेट टार्क एक्ट करेगा किसी बॉडी पे तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। जब वो कंजर्व नहीं रहेगा तो उसका टाइम डेरिवेटिव नॉन जीरो होगा। टाइम डेरिवेटिव क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो वो बात यहाँ पे हम कह रहे हैं, a non-zero torque will produce a change in angular momentum dl in the direction of torque and dl will be perpendicular to l. अब हमने देखा यहाँ प्रीवियस एग्जांपल में कि ये dl है, ये dl है, और ये इस वेक्टर पे जो कि टा वेक्टर है उस पे परपेंडिकुलर है, टा वेक्टर पे परपेंडिकुलर है dl हमारा। तो अब हम यहां से अंदाजा कर सकते हैं कि ये एंगुलर मोमेंटम किधर है, एंगुलर मोमेंटम जो है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे हमने देखा दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये जो dl है दैट इज डायरेक्टेड अलोंग टार्क। ये हम देख सकते हैं, ये टा इधर है और ये dl भी इसी डायरेक्शन में है। अब ये पैरेलल आप कह सकते हैं, dl जो है वो क्या है, पैरेलल टू टार्क है। तो इस चीज को हम लेके बढ़ेंगे आगे। The dl is in the direction of torque, dl will be perpendicular to l. अब l जो है वो in the direction of angular frequency है, और जो dl है that is in the direction of torque। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, as shown in the figure 5, in a time interval dt the change in angular momentum, dl को हम लिख सकते हैं फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। तो ये टोटल चेंज आ जाएगी, या इसको आप कह सकते हैं li प्लस dl गिव्स lf। अब ये हम देखते हैं dl ओवर dt जो है वो टा के बराबर होता है, और हम कह सकते हैं कि टा dt जो है वो dl के बराबर हो जाएगा। तो dl जो है वो टा dt के बराबर आ गया। Since dl is perpendicular to l, the magnitude of l does not change। अब li और lf की जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो बराबर है, सिर्फ और सिर्फ अगर कोई फर्क आ रहा है जिसकी वजह से हम dl को नॉन जीरो कह रहे हैं, that is change in the direction of the angular momentum. Only the direction of l will be changing and dl is in the direction of tau। जो टार्क है उसकी डायरेक्शन में dl लाई कर रहा है,
which lies in xy plane. The gyroscope undergoes precessional motion. और हम कहते हैं we assume that the total angular momentum of the precessing wheel is sum of the angular momentum I omega. अब ये एंगुलर मोमेंटम जो है ये ऐसे होता है जैसे हम लीनियर मोमेंटम कहते हैं एम वी. अब एंगुलर में एम को आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिप्लेस करता है और वी को ओमेगा रिप्लेस करता है. तो जैसे P इक्वल टू एम वी लिखते हैं इसी तरह हम लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आई ओमेगा. तो ये कहां से आ रहा है? दिस इज caused by the spinning and the angular momentum due to motion of the center of mass about the pivot point. अब हम कहते हैं कि दो तरह की मोशंस हो रही है यहाँ पे. एक तो है वो सिमेट्री एक्सिस के अराउंड जो है वो टॉप जो है वो रोटेट कर रहा है या गैरोस्कोप जो है वो रोटेट कर रही है. दूसरा ये है कि उसका सिमेट्री एक्सिस जो है वो एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड जो है वो रोटेट कर रहा है. अब हम ये कहते हैं कि ये आई ओमेगा जो है दिस इज द एंगुलर मोमेंटम कास्ड बाय द स्पिनिंग अबाउट द सिमेट्री एक्सिस. तो ये हम कहेंगे आई ओमेगा इज ड्यू टू स्पिनिंग ऑफ गैरोस्कोप और टॉप अबाउट इट्स सिमेट्री एक्सिस. और दूसरा हम कहते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास की रोटेशन है वो हम गैरोस्कोप के केस में देख सकते हैं कि वो सेंटर ऑफ मास जो है वो फिक्स है, वो रोटेट नहीं कर रहा है. गैरोस्कोप के केस में हम देख सकते हैं यहाँ सेंटर ऑफ मास फिक्स है, ये रोटेट नहीं कर रहा है, ये एक ही जगह पे फिक्स है. ये आउटर रिंग जो है ये रोटेट कर रहा है सेंटर ऑफ मास के अराउंड. तो जब ये रोटेट नहीं कर रहा तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो कंट्रीब्यूशन है एंगुलर मोमेंटम में वो जीरो ले लेते हैं. किसकी? सेंटर ऑफ मास की. The angular momentum due to the motion of center of mass about the pivot. We neglect the contribution from the center of mass motion and take the angular momentum to be simply I omega. हम इसकी स्पिनिंग जो सिमेट्री एक्सिस के अराउंड हो रही है उसको कंसीडर करते हैं. दूसरी जो असम्पशन है कि सेंटर ऑफ मास की भी हमने एंगुलर कंट्रीब्यूशन जो है वो ऐड करनी है, वो हम जीरो ले रहे हैं क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो है वो रोटेट नहीं कर रहा है गैरोस्कोप के केस में. दिस अप्रोक्सीमेशन इज गुड फॉर लार्जर वैल्यू ऑफ ओमेगा. अब जब ओमेगा ग्रेटर होगी तो उस वक्त प्रीसेशनल मोशन जो है वो एग्जिस्ट करेगी. ओमेगा कम होगी तो वो मुमकिन नहीं है, वो गिर जाएगा टॉप जो है. ठीक है, प्रीसेशन मोशन में एंगेज नहीं होगा. तो उसकी जो स्वीपिंग है कोन में किसकी सिमेट्री एक्सिस अराउंड फिक्स एक्सिस वो नहीं होगी. तो ओमेगा के लिए क्या है लाजमी शर्त कि ये ग्रेटर वैल्यू का हो. रोटेशन अबाउट सिमेट्री एक्सिस जो है उसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर हो, हायर हो. तो यहाँ पे कहते हैं in figure 5 it is clear that in the time interval dt the angular momentum vector rotates through an angle d phi. This is also the angle through which the gyroscope axle rotates. From vector diagram li, lf and dl we have seen that. अब ये जो vector diagram हम आखिरी फिगर में देख चुके हैं, ये li, lf और dl, इसके थ्रू हम देख रहे हैं कि डी फाई जो है इसको लिख सकते हैं डी एल ओवर एल, या आप कह दें डी एल जो है वो एल डी फाई के बराबर है. जैसे एस इक्वल टू आर थीटा लगाते हैं, एस इक्वल टू आर थीटा लगाते हैं ना, तो एल आई और एल एफ जो है उनकी मैग्नीट्यूड सेम है तो उसको एल के बराबर ले लेंगे. वो आर आप समझ लें और एल डी थीटा जो है वो डी एल के बराबर आ जाएगा. या आप कहते हैं डी फाई इज इक्वल टू डी एल ओवर एल. अब यहाँ पे हम कहते हैं कि डी एल जो है वो तो इसके बराबर है समेशन टा एक्सटर्नल डी टी और L एज इट इज आ गया. अब ये जो फैक्टर है टा एक्सटर्नल इनटू dt, इसको हम लिख सकते हैं टा एक्सटर्नल की वैल्यू प्लेस करें mgr/cm, ये मैग्नीट्यूड है इसकी, और dt एज इट इज आ गया, L वैसे का वैसा हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे. अब d फाई ओवर dt जो है वो देगा प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी. वो फ्रीक्वेंसी जैसे सिमेट्री एक्सिस फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड जो है वो रोटेट कर रहा है, वो होगी ओमेगा पी प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी. और ये कहां से हासिल होगी? टाइम डेरिवेटिव ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी फाई ओवर डी टी, ये देगा हमें प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी. और यहां से हम डी टी हटा देंगे और कह देंगे कि ये एम जी आर सी एम ओवर आई ओमेगा के बराबर है. एल जो है वो
आई ओमेगा के बराबर होगा। जैसे P इक्वल टू एम वी होता है वैसे L जो है वो आई ओमेगा के बराबर होगा। और ये किस वक्त होल्ड करेगी, ओमेगा P किस वक्त एग्जिस्ट करेगी, जब ये बहुत कम होगी किससे, सिमेट्री एक्सिस के अराउंड जो है रोटेशनल फ्रीक्वेंसी उससे। सिमेट्री एक्सिस के अराउंड रोटेशनल फ्रीक्वेंसी ओमेगा है और सिमेट्री एक्सिस की रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी है और उसको ओमेगा पी कह रहे हैं। तो ओमेगा पी लाजमी तौर पे बहुत कम होगी किससे, उस फ्रीक्वेंसी से जो कि सिमेट्री एक्सिस के अराउंड रोटेशनल फ्रीक्वेंसी है किसकी, टॉप की या गैरोस्कोप की। दैट्स ऑल।